मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और चंबल के बीहड़ों के ठीक बीचों बीच पत्थरों, कटीली झाड़ियों और सूखी नदियों से घिरा एक ऐसा किला खड़ा है जिसके बारे में बीहड़ के चरवाहे एक अजीब बात कहते हैं। वे कहते हैं कि यह किला दूर से देखने पर बहुत साफ और विशाल दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी पगडंडियों पर आगे बढ़ेंगे, ये किला आपकी आंखों के सामने से अचानक ओझल होने लगता है। इसे दुनिया कहती है गढ़ कुंडार का किला। इतिहासकार कहते हैं कि ये 11वीं सदी का एक बेजोड़ स्थापत्य कला का नमूना है जिसे चंदेलों, खंगारों और बुंदेलों ने अपनी अपनी सल्तनत में इस्तेमाल किया। लेकिन चंबल के बुजुर्ग और स्थानीय निवासी जानते हैं कि यह केवल पत्थरों की बेजान इमारत नहीं, बल्कि ज़मीन के नीचे दबी एक ऐसी मायावी भूल भुलैया है जिसने न जाने कितने इंसानों को निगल लिया और उनका एक कतरा भी बाहर नहीं आने दिया। इतिहास के पन्नों में सबसे मशहूर और खौफनाक किस्सा दर्ज है सन 1928 का। अंग्रेज़ों के ज़माने में पास के ही एक गांव से एक पूरी की पूरी शादी की बारात, लगभग 50 से 60 लोग, जिनमें दूल्हा दुल्हन, रिश्तेदार और ढोल नगाड़े वाले शामिल थे, किले की खूबसूरती देखने आई। घूमते घूमते वे लोग किले के सबसे निचले तहखानों में उतर गए। वे नीचे उतरते गए और फिर कभी उस किले से बाहर नहीं आए। पुलिस बुलाई गई, ब्रितानी हुकूमत ने सर्च ऑपरेशन चलाए, पूरे बीहड़ को छान मारा गया, लेकिन उन 60 लोगों का कोई सुराग नहीं मिला। न उनके कपड़े मिले, न गहने, न ही उनकी हड्डियां, जैसे वो पूरी बारात हवा में गायब हो गई हो। उस हादसे के बाद अंग्रेज़ों ने किले के निचले हिस्सों को जंजीरों से बांधकर हमेशा के लिए बंद कर दिया था। मेरा नाम डॉक्टर नीलेश सक्सेना है। मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसी में सीनियर लेज़र स्कैनिंग और जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा काम ज़मीन के नीचे दबी पुरानी इमारतों, सुरंगों और दफन इतिहास के 3D डिजिटल नक्शे तैयार करना है। मैं किताबों में लिखी बातों और साइंस के तर्कों पर विश्वास करता था। भूत प्रेत, तांत्रिक टोटके या बीहड़ की लोक कथाओं को मैं केवल गांव वालों का वहम मानता था। लेकिन अक्टूबर 2018 में जब मेरी टीम को गढ़ कुंडार के निचले तहखानों की डिजिटल मैपिंग का काम सौंपा गया, तो मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान सुलझा नहीं सकता, केवल खौफ की स्याही से महसूस कर सकता है। 24 अक्टूबर 2018 अमावस की रात थी। चंबल के बीहड़ों में अक्टूबर की तीखी ठंड उतर चुकी थी। दिन भर किले के ऊपरी प्रांगण और बुर्जों की मैपिंग करने के बाद रात के ठीक 11:30 बजे मैं और मेरा युवा असिस्टेंट 28 साल का राहुल किले के सबसे निचले और अंधेरे तहखाने में पहुंचे। यह वो जगह थी जहां आम पर्यटकों का जाना सख्त मना था। एसी ने वहां लोहे के भारी जंग लगे ग्रिल, मोटी जंजीरें और दो दो भारी ताले लगा रखे थे। हमने विशेष परमिशन से वे ताले खोले थे। तहखाने के अंदर उतरते ही हवा इतनी भारी, सीलन भरी और 100 साल पुरानी धूल से भरी थी कि फेफड़ों में सांस लेना किसी भारी पत्थर जैसा लग रहा था। हमारी हेडलाइट्स और लेज़र स्कैनर की लाल किरणें जब काले बलुआ पत्थरों की विशाल दीवारों पर पड़ती, तो दीवारों पर उकेरी गई खजुराहो शैली की अजीबोगरीब आकृतियां और देवी देवताओं के चेहरे चमकने लगते थे। इतिहास के दस्तावेजों के मुताबिक इस तीसरे तहखाने में कुल 7 दरवाजे थे। सातों दरवाजों के आगे संकरी अंधेरी सुरंगें थीं। जो कुछ दूर जाकर ठोस पत्थरों की बंद और जीपीआर स्कैनर पूरी तरह सेट है। राहुल ने अपने भारी मेटल ट्राइपॉड को जमीन पर टिकाते हुए कहा। उसकी आवाज़ उस विशाल पत्थरों की बंद कोठरी में अजीब तरह से गूंज रही थी। मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन ऑन की और जीपीआर सॉफ्टवेयर शुरू किया। स्कैनर ने अपनी नीली और लाल लेज़र किरणों से पूरे तहखाने को 360 डिग्री स्कैन करना शुरू किया। स्क्रीन पर पत्थरों के घनत्व, डेंसिटी और दीवारों की 3D डिजिटल इमेज धीरे धीरे बनने लगी। लेकिन रात के ठीक 12:05 बजे जीपीआर स्क्रीन पर कुछ ऐसा उभरा
जिसने मेरे वैज्ञानिक दिमाग को हिलाकर रख दिया। सॉफ्टवेयर के डिजिटल मैप पर सांतवे दरवाजे के ठीक बगल में पत्थरों की 8-10 फीट मोटी ठोस दीवार के पीछे एक बहुत बड़ी खाली जगह, वॉइड स्पेस, दिखाई दे रही थी। एक ऐसी जगह जो भौतिक रूप से वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन स्कैनर की रेडियो तरंगे उस ठोस पत्थर को पार करके एक गुप्त कमरे और गलियारे की रचना कर रही थी। और उस खाली जगह के मुंह पर डिजिटल स्क्रीन पर स्पष्ट अक्षरों में उकेरा हुआ एक विशाल नक्काशीदार मेहराबदार दरवाज़ा दिख रहा था। सर, राहुल कांपती उंगली से लैपटॉप स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए फुसफुसाया, किले के सरकारी नक्शे में केवल 7 दरवाजे दर्ज हैं ना? सिर्फ 7। मैंने अपना चश्मा उतारकर आंखें मली। तो फिर यह स्कैनर इस 8वें दरवाजे को कहाँ से पकड़ रहा है, और वह भी उस ठोस पत्थर की दीवार के पीछे जहाँ कोई रास्ता ही नहीं है। इससे पहले कि मैं राहुल को कोई जवाब दे पाता, अचानक उस बंद तहखाने के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। इतनी ठंड बढ़ गई कि हमारी सांसों से सफ़ेद धुआं निकलने लगा। हमारे लैपटॉप के सेंसर फ्रीज होने लगे। हवा में अचानक महुआ, सड़े हुए कपड़ों, शमशान की राख, पुराने इत्र और पीतल की शहनाई की बहुत ही मध्यम दूर से आती हुई आवाज़ खुलने लगी। ढोलक की थाप और औरतों के मध्यम मंगल गीत की धुंधली सी आवाज़। चंबल के बीहड़ में ज़मीन के 60 फीट नीचे एक बंद सीलन भरे तहखाने में शादी की बारात के जश्न की आवाज़। राहुल घबराकर पीछे हटने लगा। सर, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? यहाँ नीचे कोई और भी है क्या? मैंने अपनी पावरफुल टॉर्च की तेज़ बीम उस ठोस पत्थर की दीवार पर डाली, और जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था उसने मेरी रूह को कंपा दिया। वह ठोस सदियों पुरानी बलुआ पत्थर की दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी थी, जैसे किसी ने गर्म लोहे पर मोम रख दिया हो या पत्थर के ऊपर पानी छिड़क दिया हो। पत्थरों की बारीक दरारों से एक गाढ़ा लाल बैंगनी रंग का धुआं बाहर निकलने लगा, और फिर उन पिघलते हुए पत्थरों के बीच से नक्काशीदार पत्थरों का एक विशाल प्राचीन दरवाज़ा प्रकट हुआ। उस 8वें दरवाजे की पीतल की चौखट पर पुरानी बुंदेली लिपि में कुछ उकेरा हुआ था, जिस पर ताज़ा खून जैसी लाल सिलन चमक रही थी। काल द्वार, जो इस रोशनी के पार गया, वह समय के चक्र में समा गया। दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे आधा खुला। दरवाजे के पार से पीली टिमटिमाती हुई मशालों की रोशनी बाहर आ रही थी, और उस रोशनी में 1963 जमाने के साफे पगड़ी और धोती कुर्ते पहने लोगों की लंबी परछाइयाँ दीवारों पर नाचती हुई दिखाई दे रही थीं। तभी उस 8वें दरवाजे के अंदर से किसी के लोहे की नूपुर पायल छनकाने की भारी आवाज़ आई, और एक बहुत ही ठंडी, सूखे काठ जैसी अमानवीय आवाज़ उस अंधेरे तहखाने में गूंजी। 90 साल हो गए साहब, बारात अब भी दूल्हे का इंतज़ार कर रही है अंदर, आओ, शगुन का वक्त हो गया है। उस ठंडी सूखे काठ जैसी अमानवीय आवाज़ ने मेरे और राहुल के जिस्म से खून निचोड़ा। बारात अब भी दूल्हे का इंतज़ार कर रही है। वह आवाज़ किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि उसके पीछे दर्जनों इंसानों की धीमी घुटती हुई फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। उस 8वें दरवाजे से निकलती पीली मशाल की रोशनी में हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि फेफड़ों में हवा खींचना लोहे की कीलें निगलने जैसा लग रहा था। महुआ, सड़ी हुई शराब, काई और लाशों की बदबू ने हमारे दिमाग को सुन्न कर दिया था। राहुल खौफ के मारे कांप रहा था। उसने मेरा कोट कसकर पकड़ लिया। सर, पीछे हटिए, हम बाहर भागते हैं। लेकिन जैसे ही हमने पीछे मुड़ने की कोशिश की, क्लैंग तहखाने के तीसरे माले का वो भारी लोहे का जंग लगा। दरवाज़ा, जिसे हमने थोड़ी देर पहले खुद खोला था, अपने आप एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया।
लोहे के भारी ताले अपने आप लग गए। हम उस जमीन से 60 फीट नीचे बंद तहखाने में कैद हो चुके थे। हमारे पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय उस 8वें दरवाजे के, जो पत्थरों को चीर कर हमारे सामने खुला खड़ा था। अचानक उस 8वें दरवाजे के पार से आती हुई शहनाई और ढोलक की आवाज़ और तेज हो गई। लेकिन वह कोई खुशी का संगीत नहीं था। वह संगीत बहुत ही बेसुरा, धीमा और कराहता हुआ था, जैसे कोई रोते रोते ढोलक पर हाथ मार रहा हो। तभी उस टिमटिमाती पीली रोशनी में से एक एक करके आकृतियां बाहर की तरफ बढ़ने लगी। वे 1928 की शादी की बारात के लोग थे। उनके सिर पर बुंदेली पगड़ियां थीं। बदन पर उस जमाने के धोती कुर्ते थे और औरतों के सिर पर घूंघट थे। लेकिन उनके चेहरों पर चमड़ी नहीं थी। उनके मुंह और आंखें सूखी हुई काली मिट्टी की तरह खोखली थीं। उनके गलों में सूखे हुए गेंदे के फूलों की मालाएं थीं, जो छूते ही शमशान की राख बनकर गिर रही थीं। वे जमीन पर पैर रखकर नहीं चल रहे थे। वे हवा में तैरते हुए धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। सर, इनकी आंखें, राहुल चीख पड़ा। उन 50-60 सायों की खोखली आंखों में से कोई रोशनी नहीं, बल्कि काला गाढ़ा जल रस रिप रहा था। वे सब एक साथ अपने सूखे होठों से वही एक लाइन दोहरा रहे थे। दूल्हा आ गया, शगुन का वक्त हो गया, हमारे साथ नीचे चलो। तभी भीड़ के बीच से एक बहुत लंबा सुखाड़ साया आगे आया। उसने 1923 जमाने के सिपाही की वर्दी पहन रखी थी। उसके हाथ में एक पुराना पीतल का लालटेन था। उसने अपने सूखे बेजान हाथ से राहुल की कलाई दबोच ली। उसका स्पर्श इतना ठंडा था, जैसे किसी ने बर्फ की सिली सीधे नसों पर रख दी हो। राहुल के मुंह से घुटती हुई चीख निकली। वह उस साये की तरफ खींचने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगीं और वह बिना किसी विरोध के उस 8वें दरवाजे के अंदर कदम बढ़ाने लगा। राहुल, मैंने चिल्लाकर उसका दूसरा हाथ पकड़ा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर राहुल को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उस साये की पकड़ किसी लोहे के शिकंजे जैसी थी। वह राहुल को उस 1928 के टाइम ट्रैप में घसीट रहा था। मुझे समझ आ गया कि अगर राहुल उस 8वें दरवाजे की दहलीज को पार कर गया तो वो भी हमेशा के लिए 1920 की उस भूली हुई बारात का हिस्सा बन जाएगा, जो 90 सालों से जमीन के नीचे दफन है। तभी मेरी नज़र ट्राइपॉड पर रखे हमारे 3D लाइरा लेजर स्कैनर पर पड़ी। वो स्कैनर हाई फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड और हाई वोल्टेज लेज़र बीम उत्सर्जित कर रहा था। मुझे याद आया कि ये साए और ये दरवाज़ा कोई हाड़ मांस की दुनिया नहीं, बल्कि उस तहखाने के पत्थरों में दबी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेतवादित फ्रीक्वेंसी टाइम लूप थी। मैंने बिना एक पल गंवाए अपने कांपते हाथों से स्कैनर के कंट्रोल पैनल का ओवरड्राइव कैलिब्रेशन मोड ऑन किया और उस भारी ट्राइपॉड को घुमाकर उसकी पूरी 100% लेज़र बीम सीधे उस 8वें दरवाजे की चौखट और नीली लेज़र किरणों का एक बहुत तेज पुंज उस अंधेरे में चमका। जैसे ही वो हाई वोल्टेज प्रकाश उस 8वें दरवाजे और उन सायों पर पड़ा, पूरे तहखाने में 50 इंसानों की एक साथ चीखने की भयानक, कान फाड़ देने वाली आवाज़ गूंजी। वह नूपुर की आवाज़, वह बेसुरी शहनाई और ढोलक का संगीत एक झटके में ऐसे बिखरा जैसे किसी ने कांच का गिलास दीवार पर मार दिया हो। वह 8वां दरवाज़ा, जो पत्थरों के बीच खुला था, तेज़ी से धुंधला होने लगा। पिघलते हुए पत्थर वापस सख्त होने लगे। लेज़र की तेज़ रोशनी से उन सायों की आकृतियां धुएं में बदलकर हवा में गायब होने लगीं। उस सिपाही की पकड़ ढीली पड़ी और राहुल झटके से फर्श पर आ गिरा। मैंने राहुल को घसीट कर पीछे किया। एक जोरदार धमाके के साथ वह ठोस बलुआ पत्थर की दीवार वापस बंद हो गई। 8वां दरवाज़ा, उसकी नक्काशी और उसकी लाल सीलन ऐसे गायब हो गई, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं।
तभी पीछे बंद लोहे का मुख्य दरवाज़ा भी अपने आप ढीला होकर खुल गया। मैं राहुल को कंधे पर लाद कर पागलों की तरह सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर भागा। हम दोनों उस रात कैसे किले से बाहर निकले और कैसे अपनी जीप तक पहुंचे, मुझे ठीक से याद नहीं। पूरी रात हम दोनों बिहड़ के मुख्य हाईवे पर जीप खड़ी करके कांपते रहे। अगली सुबह जब हम होश में आए तो राहुल की कलाई पर उस सिपाही के हाथ की उंगलियों के काले जले हुए निशान छपे हुए थे, जैसे किसी ने उंगलियों के आकार में गर्म लोहा चमड़ी पर दबा दिया हो। हमने तुरंत अपना सामान समेटा और एएसई के दिल्ली हेडक्वार्टर लौट आए। मैंने अपनी जीपीआर रिपोर्ट में उस 8वें दरवाजे या बारात का कोई जिक्र नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना लिखा कि गढ़कुंडार का तीसरा तहखाना संरचनात्मक रूप से बेहद कमज़ोर और ख़तरनाक है, इसलिए इसे हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। सरकार ने मेरी रिपोर्ट मान ली और उस तीसरे तहखाने के रास्ते में कंक्रीट की 5 फीट मोटी दीवार चुनवा दी गई। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। मैं नौकरी से रिटायर हो चुका हूँ और राहुल ने उस हादसे के बाद हमेशा के लिए आर्कियोलॉजी का क्षेत्र छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब कभी सर्दियों की अमावस की रात आती है और चंबल के बीहड़ों की तरफ से ठंडी हवा चलती है, तो मुझे अपने कमरे में बैठी हुई सीलन और महुआ की गंध महसूस होने लगती है। मुझे एहसास होता है कि पत्थरों की उस 5 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार के पीछे गढ़कुंडार का वो 8वां दरवाज़ा आज भी अमावस की रात को अपने आप खुलता होगा। और 1928 की वो खोई हुई बारात आज भी ज़मीन के 60 फीट नीचे अपनी बेसुरी शहनाई पर किसी नए मुसाफिर के कदम रखने का इंतज़ार कर रही होगी।